यस प्लीज डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। हाँ जी, बातें खत्म होगी निशा? सोनिया पढ़ लें? गुड। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है बेटे? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। क्या प्रॉपर्टी है? इसकी वजह से लिक्विड ये कोशिश करता है कि वो कम से कम एरिया को एक्वायर करे, मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करे, मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसके अंदर जाने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन की डिटेल्स में जाने से पहले तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर ढंग से आ जाएगी। कौन कौन सी? एक होता है बेटे कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ये एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। क्या है ये? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स में आपस में लगने वाला फोर्स, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। क्लियर हुआ? ये फोर्स दो टाइप का होता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ये दोनों ही टाइप के फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं बच्चों? अट्रैक्टिव नेचर के, यानी इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर फर्क क्या है रोहित? समझने वाली बात है कि क्या फर्क है। देखो, कोहेसिव फोर्स जो है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, ये कोहेसिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कोहेसिव। सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कोहेसिव फोर्स की वजह से। चाहे कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो, चाहे ये चौक के पार्टिकल्स हो, आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं कोहेसिव फोर्स की वजह से। अंडरस्टूड आर मैम? शहद है, शहद का पार्टिकल दूसरे शहद के पार्टिकल से जुड़ा हुआ है कोहेसिव फोर्स की वजह से, यानी वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? अब बात करते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव होता है बच्चों डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। जैसे कि हम पानी पीते हैं, ग्लास देखा होगा आप बच्चों, कांच की गिलास में अगर हमने पानी पिया तो आप देखते हैं कि कोई एक बूंद चिपकी भी रह सकती है। एक बूंद तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, काफी सारी बूंदें चिपकी भी रह जाती हैं। कांच के गिलास में जब हम पानी पिएंगे, यू विल सी मेनी वाटर ड्रॉप्स विल बी स्टिकी अराउंड। क्लियर? अब हो क्या रहा है कि ये जो वाटर ड्रॉप है इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा? ड्रॉप थोड़ी बड़ी मान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा? yes, लग रहा है। फिर भी ये नीचे गिर क्यों नहीं रही, चिपकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स है जो इसे ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा है वेट को। हाँ या ना? यस सर। अरे बच्चों, अगर वेट अकेला ही फोर्स लग रहा होता बॉडी के ऊपर तो डेफिनेटली वो बूंद नीचे गिर जानी चाहिए थी। यस सर। अगर वो नहीं गिर रही, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो उस बूंद के ऊपर लगने, बूंद के वेट को बैलेंस कर रहा है। यस सर। वो फोर्स है एडहेजन फोर्स या एडहेसिव फोर्स। किस किस के बीच में? ग्लास एंड वाटर पार्टिकल के बीच में। एक मॉलिक्यूल ग्लास का हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का हो गया, तो ये है एडहेजन फोर्स। अंडरस्टूड आर मैम? यस सर। अब मान लीजिए कि ये जो हम वाटर की जगह पर शहद ले लेते हैं, वाटर की जगह पर क्या लेते हैं? शहद। या फिर सॉस ले लेते हैं, सॉस खाने वाला जिसके साथ आप लोग फास्ट फूड खाते हैं। आप तो वैसे कम खाते हैं गांव के बच्चे जनरली कम फास्ट फूड खाते हैं, दैट्स फाइन। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे अगर शहद ले लें, हम ग्लास में डाल लें, या सॉस डाल लें ग्लास में, उसको पूरा खाली कर दें, और एक केस है पानी डाल लें और पूरा खाली कर दें, तो बताइए कौन से केस में ड्रॉप्स ज्यादा चिपकी हुई रहेंगी? शहद और सॉस वाले केस में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप शहद ले रहे हैं तो पानी के कंपैरिजन में वाटर के साथ एडहेजन फोर्स शहद का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार शहद की जगह अगर सॉस ले रहे हैं तो उसका भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एडहेजन फोर्स या एडहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों? जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को चिपकाए रखता है आपस में। और कोहेजन क्या होता है? जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes, तो कोहेजन फोर्स और एडहेजन फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब इसमें अब एडहेजन फोर्स के कई एग्जांपल और भी। अब जैसे ये जो चौक आप देख रहे हैं, ये चौक बोर्ड के ऊपर क्यों चिपक रहा है? एडहेजन फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? एडहेजन। जिसमें एक मॉलिक्यूल चौक का है, दूसरा मॉलिक्यूल बोर्ड का है, तभी हम देख पा रहे हैं। मार्कर व्हाइट बोर्ड पर क्यों चिपकता है? एडहेजन फोर्स की वजह से। आपके पेन की इंक आपके कागज के साथ क्यों चिपकती है? एडहेजन फोर्स की वजह से। ईंटें सीमेंट के साथ क्यों चिपकाई जाती हैं? एडहेजन फोर्स की वजह से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो फोर्सेज है, ये आपने भले ही आज सुने हो, लेकिन ये हमारी रूटीन लाइफ में बड़ा काम आते हैं, बहुत यूज है। अंडरस्टूड आर मैम? यस सर। तो ये था बच्चों कोहेजन और एडहेजन फोर्सेस, कोहेजन एंड एडहेजन फोर्सेस। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच इट टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है लिक्विड का, जिसकी वजह से लिक्विड ये कोशिश करता है कि उसका सरफेस एरिया यानी सरफेस का एरिया कम से कम हो। सरफेस का एरिया कम से कम हो। इसीलिए पानी की बूंदें या कोई भी लिक्विड की बूंदें स्फेरिकल शेप की होती हैं। वाटर ड्रॉप देखी होगी, और बहुत सारे लिक्विड्स की ड्रॉप्स देखी होंगी, स्फेरिकल शेप की होती है ना ड्रॉप। क्यों भाई, क्या रूल है? स्फेरिकल क्यों हो? मान लो पानी की बूंद ऐसी हो तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या आएगा इस बात में? अगर पानी की बूंद ऐसी होती तो कोई समस्या होती नहीं होती, लेकिन ऐसे क्यों नहीं है? सरफेस टेंशन के कारण। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया अगर हम कंपेयर करें, अगर दोनों के वॉल्यूम को एक जितना ही ले लें और इन दोनों का एरिया कंपेयर करें, तो यू विल सी इसका एरिया ज्यादा है, इसका कम है। और कोई भी ऐसी शेप नहीं है जिसका एरिया इससे कम हो, इसलिए वाटर ड्रॉप स्फेरिकल है, या कोई भी लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल है शेप में। अंडरस्टूड आर मैम? यस सर। तो लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप की क्यों होती है? क्वेश्चन आता है कई बार 1 नंबर में, तो यू हैव टू आंसर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन। आई बात समझ में? अब सरफेस टेंशन होता ही क्यों है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। एक्चुअल में अब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ कोहेसिव फोर्स की वजह से कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है सारे। तो अब हम आपको बताते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या बताता हूं मैं? सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूलर थ्योरी। उससे पहले मैं थोड़ा सरफेस टेंशन का फार्मूला वगैरह भी आपको बता देता हूं। डेफिनेशन लिख लेंगे? यस सर। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच लिक्विड टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। अब सरफेस टेंशन जो है इसको फॉर्मुलाइज किया जाता है। फॉर्मूला इसका लिखा जाएगा बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या लिखा जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई वाटर कॉलम है, पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहां पर है, मैं सिर्फ अपर सरफेस की बात करूं, सर्कुलर शेप में अपर सरफेस दिखा रहा हूं आपको सिर्फ, तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों? ये जो सारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। क्या कर लेता हूं? इमेजिनरी लाइन का मतलब एक्चुअल में यहां कोई लाइन नहीं है, ऐसे ही हमने मान ली कोई लाइन, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर कोई पार्टिकल है, मान लो ये वाटर पार्टिकल है, तो इसको इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो उसको भी दोनों तरफ अट्रैक्शन मिल रहा है, यस और नो? यस सर। यहाँ कोई पार्टिकल है तो उसे भी दोनों तरफ अट्रैक्शन मिल रहा है, यस और नो? यस सर। सिमिलरली एट ऑल पॉइंट्स कोई भी पार्टिकल की आप बात करेंगे तो दोनों तरफ से वो इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। तो ये जो इतना जो लेंथ है, इस लेंथ को मान लेते हैं L। इस लाइन की लेंथ को क्या मान लेते हैं? L। और इस लेंथ L के ऊपर एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है F। कितना? F। तो F by L जो है वो सरफेस टेंशन है। F by L है वो क्या है? सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये कौन सा लेंथ है? ये एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है लिक्विड की फ्री सरफेस के ऊपर, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes, और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों का जब आप रेशो लेंगे फोर्स का लेंथ के साथ, या 1 यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, वो सरफेस टेंशन है। तो हम कहेंगे इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट लेंथ of an imaginary line drawn, कहां पर ड्रॉ की गई है? on liquid surface, drawn on liquid surface। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नो सर। क्या बात समझ आ गई? यस सर। सरफेस टेंशन का फार्मूला बोलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऐसा यूनिट बोलो,
न्यूटन पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला बोलो। m1 L1 T minus 2 divided by L1, तो ये क्या आ जाएगा? m1 L0 T minus 2, m1 L0 T minus 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो ये बच्चों है सरफेस टेंशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे सरफेस टेंशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप बच्चों से सरफेस टेंशन के बारे में बात करना चाहूँगा, ये इसकी नॉलेज देना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड सरफेस है, ये कोई बर्तन है जिसमें हमने लिक्विड भर रखा है। क्लियर होगी बात है? yes, में लिक्विड भर रखा है। यहाँ पर हम एक नीडल रख देते हैं, एक सुई रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक सुई, नीडल। इसका लेंथ कितना है? L। अब इसका लेंथ जो L है, मान लीजिए मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूँ एक फोर्स F लगाकर। इस नीडल को क्या करना चाहता हूँ? ऊपर उठाना चाहता हूँ, और सरफेस टेंशन की वजह से मुझे यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब सरफेस टेंशन कितनी लेंथ पर लग रहा है? बोलो बच्चे। ये जो लिक्विड है, ये इस नीडल की L लेंथ इस साइड और L लेंथ इस साइड दोनों के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। यस। तो इधर कितना फोर्स लगेगा? मान लेते हैं कि सरफेस टेंशन T है। सरफेस टेंशन कितना है? T। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा बच्चों? TL। कितना फोर्स लगेगा? TL। और दूसरी साइड भी कितना लगेगा? TL। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। टोटल कितना फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का? 2TL। तो मुझे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा? 2TL के बराबर। क्या इसका वेट W नीचे की तरफ लग रहा है? यस सर। क्या मुझे इसके वेट को भी बैलेंस करना पड़ेगा? यस सर। तो इसे ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 2TL प्लस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ आई बात क्या नहीं आई? यस सर। नहीं आई? नहीं आई? आ गई? कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल समझेंगे तो साफ साफ समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले एग्जांपल की मैं बात करता हूं। ये समझ आ जाएगा अगले से, ये नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो, मान लेते हैं एक बर्तन सपोज कर लेते हैं, कोई बड़ा सा टब है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, सपोज पानी भरा हुआ है, फाइन। और उसके ऊपर हम रख देते हैं एक होलो डिस्क। क्या रख देते हैं? एक होलो डिस्क। कहने का मतलब एक प्लेट है, बीच में से काट रखा है, ये इतना इतना पोर्शन है बस। क्लियर? और ये कहाँ रखा हुआ है? लिक्विड के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? लिक्विड के ऊपर रखा हुआ है। सपोज इस सब जगह पे लिक्विड है यहाँ, फाइन। अब एक बात बताओ, इसके अंदर भी लिक्विड है और इसके बाहर भी लिक्विड है। यस और नो? यस सर। ये जो लेंथ है इतना, इस लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा है कि नहीं लग रहा लिक्विड की वजह से? यस। और इसके ऊपर भी? यस। अगर इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, तो बताओ मुझे अंदर वाले के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? अगर सरफेस टेंशन T है तो फोर्स कितनी लेंथ पर लग रहा है? 2 पाई R1। देखो बेटो, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स निकालना हो तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, यानी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय वो कितनी लेंथ पर लग रहा है। क्लियर? 2 पाई R1 लेंथ अंदर की साइड लग रहा है और 2 पाई R2 लेंथ पर बाहर की साइड लग रहा है। हाँ या ना? तो टोटल कितना लग रहा है? दोनों का एडिशन। अब हम क्या करें? 2 पाई T कॉमन एरिया अंदर क्या बच गया? अगर हमें इसको ऊपर उठाना है, मान लीजिए कि हम यहाँ चारों तरफ धागा बांध के ऊपर ऐसे खींच रहे हैं इसको सेंटर से, भाई ऐसे करके हमने इसको बांध रखा है सब जगह से, और सेंटर में से एक फोर्स लगा रहे हैं F। तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसे ऊपर उठाने के लिए? F इज इक्वल टू दिस प्लस W। इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और सरफेस टेंशन भी इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, और इन दोनों को बैलेंस करने वाला फोर्स ऊपर लगाएंगे तभी तो बॉडी उठेगी। हाँ या ना? कई बार आप बच्चों ने देखा होगा, कांच का गिलास होता है, हम पानी पीते हैं और नीचे से भी गीला हो चुका होता है, हम किसी टी कोस्टर के ऊपर रखते हैं। टी कोस्टर होता है ना, टेबल के ऊपर रखते हैं, जिसके ऊपर कप रखते हैं। टी कोस्टर के ऊपर हम कांच का गिलास रख दिया हमने पानी पीने के लिए, पानी की वजह से वो टी कोस्टर उसके साथ ही उठ जाता है। Have you ever observed? Yes, sir. देखा होगा कई बार। वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन। अब वहां पर टी कोस्टर को नीचे पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए टी कोस्टर खुद उठ गया गिलास के साथ। हमें ये रिंग उठाना है या ये होलो डिस्क उठाना है, लेकिन पूरा पानी तो इसके साथ उठ नहीं सकता ना,
तो पानी क्या कोशिश करेगा, इसे यहाँ रोकने की कोशिश करेगा। हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक W के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा, वेट के बराबर तो फोर्स ऊपर लगाना ही पड़ेगा, प्लस जितना टेंशन इसे नीचे की तरफ खींच रहा है उतना फोर्स भी ऊपर लगाना पड़ेगा। टेंशन कितना खींचेगा, फोर्स बराबर टेंशन इनटू लेंथ। तो टेंशन इसके अंदर वाली साइड भी पूरी लेंथ पे लग रहा है, बाहर वाली साइड भी पूरी लेंथ पे लग रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। इसकी जगह अगर हम रिंग ले लें, क्या ले लें बच्चों? रिंग, थिन रिंग, पतली रिंग, एक तार बस गोल। क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे, इसका रेडियस ले लिया हमने r, क्या रेडियस ले लिया? तो इसके ऊपर टेंशन, ये पूरा लिक्विड में, मतलब जो भी बात करेंगे हम ये कहेंगे सारी बॉडीज लिक्विड में रखी हुई है, ये लिक्विड में इसे ऊपर उठाना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? शाबाश, बोलो बोलो। F इज इक्वल टू, ये फोर्स को लगाना पड़ेगा होलो डिस्क पर। अब बताओ थिन रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? F इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस, ऐसा है? यस सर। नंबर एक बात तो 2 पाई r t, लेंथ 2 पाई r और t सरफेस टेंशन, गुणा करेंगे तब आएगा फोर्स। इतना क्लियर हुआ? यस सर। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये जो वायर है इसके अंदर भी लिक्विड है और इसके बाहर भी लिक्विड है, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन उसे अंदर की साइड से भी खींच रहा है और बाहर की साइड से भी खींच रहा है, तो क्या इसको 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा? हैं? अरे बच्चों, जैसे इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से खींच रहा था, इसे भी तो दोनों तरफ से ही तो खींचेगा लिक्विड। ये एक तार मान लेते हैं, तार, इस तार के अंदर भी लिक्विड है और बाहर भी लिक्विड है, तो दोनों की लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो 2 पाई r लेंथ अंदर की साइड, 2 पाई r लेंथ बाहर की साइड, तो 4 पाई r तो लेंथ ही हो गया, और t से गुणा करेंगे तो फोर्स आ गया, प्लस w। हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो F इज इक्वल टू आ गया बच्चों 4 पाई r t प्लस w। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। इसी प्रकार हम कोई भी बॉडी सपोज कर सकते हैं, एनी बॉडी। सपोज करते हैं कि लिक्विड के अंदर हम एक स्क्वायर फ्रेम रखते हैं, क्या रखते हैं? स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम। कहाँ रख रखा है हमने? लिक्विड में। ये बड़े वाला इसमें सारे में लिक्विड है, ये स्क्वायर फ्रेम है, इसकी लेंथ L है। अब बताओ इसको ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये सब मिला के F फोर्स है, ये नेट, F नेट कितना लगाना पड़ेगा? बोलो बच्चे, शाबाश। टोटल लेंथ कितने के ऊपर लग रहा है टेंशन? 4L के ऊपर टेंशन लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। एक साइड या दोनों साइड? दोनों साइड। अंदर भी बाहर भी, तो गुणा में 2। कोई दिक्कत? नो सर। प्लस, W। तो नेट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा बच्चों? 8LT प्लस। कोई समस्या है तो बताओ। नो सर। ये था फ्रेम, ये क्या था? फ्रेम। अगर हम स्क्वायर प्लेट ले लें, क्या ले लें? स्क्वायर प्लेट। प्लेट मतलब अभी अंदर से खाली नहीं है, भरी हुई है, लाइक दिस, बनी हुई प्लेट है। अब बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ? वेरी गुड, 4LT प्लस W। 4 क्यों? क्योंकि लिक्विड सिर्फ बाहर वाली लेंथ पर ही लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप बच्चों का आइडिया थोड़ा क्लियर हुआ होगा सरफेस टेंशन के बारे में। यस सर। सरफेस टेंशन लिक्विड की वजह से लगता है या लिक्विड पार्टिकल्स की वजह से लगता है। वो लिक्विड में भी होता है, और लिक्विड के अंदर अगर कोई सॉलिड हम रख दें तो उसे उठाने के लिए सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। अंडरस्टूड और नॉट? कितना फोर्स लगाना पड़ता है उसकी बात अभी हमने यहाँ पर की। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन की यूनिट वगैरह सब हमने कर लिया। इसी के अंदर ही छोटी सी बात हम करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? आप नोट कर रहे हो नहीं कर रहे पॉइंट्स? यस सर। ठीक है जी। तो हमारी सब हेडिंग है इस टॉपिक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो बताओ बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। बोलो शाबाश। नंबर एक बात, टेम्परेचर। कौन इफेक्ट करेगा बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता है। तो नंबर एक बात तो ये कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन विल डिक्रीज ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीज। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो बात सर। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। वेरी गुड।
एट बॉइलिंग पॉइंट, एट boiling point, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बोलो? ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर दे, yes sir, जिस पर वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, yes sir, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। yes sir, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वो स्टेट चेंज करता है लिक्विड टू गैस। उस टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन 0 होता है। सरफेस टेंशन कितना होता है? 0, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? no sir, एनी डाउट टू एनीबॉडी? no sir, तो ये इफेक्ट है बेटे टेम्परेचर का। ये किसका इफेक्ट है? temperature का, नंबर 2, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज। इफेक्ट ऑफ impurity, इंप्योरिटीज क्या होती हैं? अशुद्धियां। अशुद्धियां मतलब इंप्योरिटी मींस जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जिस भी सब्सटेंस का आपके पास है उसमें किसी दूसरे मटेरियल को मिक्स करना, वो इंप्योरिटी है, चाहे वो कुछ भी हो। अब आप हम कहेंगे भाई पानी है, पानी में चीनी डाल दें तो वो इंप्योरिटी है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये कहाँ इंप्योरिटी हुई, ये तो हम खाते हैं, इंप्योरिटी थोड़ी है, इंप्योरिटी हम खाते थोड़ी है कभी। अब ये इंप्योरिटी का मीनिंग वो नहीं है। इंप्योरिटी मींस वाटर मॉलिक्यूल में अगर आपने शुगर मॉलिक्यूल मिक्स किया, दैट इज एन इंप्योरिटी। आप उसमें भले ही गंगाजल मिला दो, गंगाजल मींस ये दूसरे वाला जो केमिकल मिलाया हुआ होता है, तो उसमें कोई और सब्सटेंस आ गया ना, तो दैट इज एन इंप्योरिटी, दैट इज एन इंप्योरिटी। आप उसमें लेमन डाल दो, नींबू डाल दो, दैट इज एन इंप्योरिटी। नमक डाल दो, दैट इज एन इंप्योरिटी। सर्फ डाल दो, डिटर्जेंट, दैट इज एन इंप्योरिटी। तो अगर हम लिक्विड में इंप्योरिटी डालें तो क्या फर्क पड़ेगा? अब इंप्योरिटी में 2 बातें आ जाती हैं। नंबर 1 बात तो ये कि इंप्योरिटी सोल्यूबल है या नहीं, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, घुलनशील है या अघुलनशील है। अब सोल्यूबल फॉर एग्जांपल NaCl पानी के अंदर घुलता है कि नहीं घुलता? yes sir, घुलता है। इनसोल्यूबल कोई भी, सपोज ऑयल या कुछ और, सपोज ऑयल, ठीक है जी। yes, देखो बेटे, अगर हम NaCl डालें, नमक डालें, यानी सोल्यूबल इंप्योरिटीज डालते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, सरफेस टेंशन बढ़ता है, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। सोल्यूबल इंप्योरिटीज डालने से ज्यादातर कंडीशन में, जनरली इसे बोलेंगे जनरली, 100% ट्रू नहीं है ये, बट ज्यादातर केस में यही ट्रू है। जनरली सरफेस टेंशन क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज, जैसे कि आपने अभी ऑयल की बात की, जैसे हम डिटर्जेंट की बात करें, डिटर्जेंट इनसोल्यूबल का मींस पार्शियली सोल्यूबल भी हो सकता है, जो पूरी तरह से ना घुले, दैट इज आल्सो इनसोल्यूबल, फाइन। तो डिटर्जेंट, इसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होता है। इसकी वजह से सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? बोलो बेटे, कोई दिक्कत है? no sir, समझ आई बात के नहीं आई? yes sir, बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? सरफेस टेंशन कम होता है। सोल्यूबल इंप्योरिटी डालने से सरफेस टेंशन बढ़ता है। इनसोल्यूबल इंप्योरिटी डालने से सरफेस टेंशन बढ़ता है, कम होता है। अब इसके ऊपर कई एप्लीकेशंस हैं भाई। जो सरफेस टेंशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, फायदा क्या है इसको पढ़ने का? देखो बेटे, इनकी बात करते हैं, ऑयल वाले की एग्जांपल की बात करते हैं। जब समुद्र में तूफान आता है ना, तो ऊपर से ऑयल डाल देते हैं कई बार, मतलब हल्के फुल्के तूफान को शांत करने के लिए। यानी समुद्र में शांति नहीं है, पानी उछल कूद कर रहा है, तो उसको शांत करने के लिए, काम करने के लिए, CALM, शांत करने के लिए ऑयल डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? ऑयल डालने की वजह से वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो शांत हो जाता है। बोलो मुझे बात समझ आई कि नहीं? yes sir, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? no sir, एनी डाउट टू एनीबॉडी? no sir, ठीक है जी। इसके अलावा हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम सिर्फ पानी से ही कपड़े धो लेते? साबुन या सर्फ, डिटर्जेंट ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी वजह से वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सुनिए उसका क्या फायदा है। दाग धब्बे लगे हुए कपड़े के ऊपर, तो पानी जो है ना उस सरफेस को गीला नहीं कर पाता। वाटर कैन नॉट वेट दैट सरफेस जिसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा लगा हुआ है। इज इट फाइन? yes sir, व्हेन वी आर एडिंग डिटर्जेंट, जब हम उसमें कुछ डिटर्जेंट ऐड करते हैं, ड्यू टू विच सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एंड वाटर वेट्स दैट सरफेस। अब पानी उस सरफेस को गीला कर पाएगा। बोलो बच्चे, कोई समस्या है? no sir, एनी डाउट टू एनीबॉडी? no sir, आपने घर पर सुना होगा कि हम गर्म पानी से कपड़े धोते हैं, yes sir, धोते हैं कि नहीं धोते? Yes, क्यों धोते sir. हैं? सरफेस टेंशन कम करने के लिए। अब हमें पता नहीं है उसका, मम्मी फिजिक्स नहीं जानती है, किसी किसी की मम्मी पढ़ी भी हो सकती है फिजिक्स, सॉरी फॉर दैट। अगर वो वीडियो देखें कहेंगे मैं क्यों नहीं जानती, मैं तो MSc फिजिक्स हूँ, तो उनके लिए इट्स ओके। बट रेस्ट ऑल, जैसे मैं मेरी मम्मी की बात करूँ तो मेरी मम्मी फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली पता है कि गर्म का पानी करेंगे तो कपड़ा अच्छा धुलेगा, है ना? उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। अब इसका रीजन क्या है?
उसका पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो बच्चे दिक्कत है कोई? डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं पता चल गया? गर्म पानी से कपड़े क्यों धोते हैं पता चल गया? क्यों धोते हैं बताओ शाबाश? सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है। डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? सरफेस टेंशन कम हो जाता है। पानी के अंदर ऑयल क्यों डालते हैं समुद्र में? सरफेस टेंशन कम हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है जी। नमक डालने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, चीनी डालने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। ठीक है जी। तो ये बात हो गई एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ा अभी हमने इसी के अंदर दो टॉपिक्स पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। एप्लीकेशंस मीन यूज। एप्लीकेशंस का क्या मीनिंग है बच्चों? मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा आज? नो सर। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? यस सर। अगला टॉपिक है बेटे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन। अब हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। देखो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको अभी बताया कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? यस सर। कोहेजन फोर्स से और एडहेजन फोर्स से। अब कोई भी एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये मैं कोई मॉलिक्यूल बना रहा हूं, तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेगा। कहां तक खींचेगा भाई? उसकी एक रेंज होगी ना। कि ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी खींच लेगा। उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहां तक वो इफेक्टिवली उसके फोर्स काम करते हैं। इस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर रेंज। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो हमें याद करनी है कि मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है। मॉलिक्यूलर रेंज की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। इट इज दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल कैन अप्लाई कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा सकता है, उस डिस्टेंस को मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर रेंज है, मैं इसे एक बार के लिए एमआर बोल देता हूँ शॉर्टली। अगर ये मॉलिक्यूलर रेंज है तो इतनी मॉलिक्यूलर रेंज दूसरी साइड में भी होगी। यस ये सर। वाला मॉलिक्यूल इतनी डिस्टेंस सभी साइड्स में खींच सकता है ना, Yes, sir. ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर, हाँ या ना? यस सर। तो अगर मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर मैं एक रेडियस ले लूं, क्या ले लूं मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर? रेडियस। और एक स्फीयर बना लें। क्या बना लें? एक स्फीयर। स्फीयर बना लें। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस पूरे स्फीयर के अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे? यस सर। अरे भैया ये मान लो मैं मॉलिक्यूल और ये मेरा मॉलिक्यूलर रेंज है यहां तक, तो इतना मॉलिक्यूलर रेंज है तो इतना इधर भी होगा, इतना ऊपर भी होगा, इतना नीचे भी होगा। तो इस पूरे स्फीयर के अंदर जो जो भी पार्टिकल्स आएंगे मैं सबको खींच सकता हूं कि नहीं खींच सकता? यस सर। इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या चीज है? इट इज दैट स्फीयर इन व्हिच मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन वर्क एंड हैविंग रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। और इसका रेडियस किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होता है। क्लियर हुआ? यस सर। अगला है सरफेस फिल्म। अगली छोटी सी डेफिनेशन क्या है? सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म। अब सरफेस फिल्म क्या है बच्चों? देखो भाई, ये मान लो लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड है। इसमें ये कोई मॉलिक्यूल है, बोर्ड पर ध्यान है, यस तो सर। छुट्टी हुई इसलिए भागने की तैयारी है। नो सर। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर सभी डायरेक्शन से एक दूसरे को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यस सर। इसको दूसरे खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? यस सर। लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ है उस मॉलिक्यूल को इधर तो मॉलिक्यूल खींच सकते हैं लेकिन ऊपर तो खींचने वाला कोई नहीं है ना। यस सर। तो अगर हम मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर मोटाई का सबसे ऊपर वाला लिक्विड लेयर लें, लिक्विड की सबसे टॉप सरफेस जिसकी मोटाई मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है, मोटाई कितनी है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, इसे बोलते हैं सरफेस फिल्म। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म की डेफिनेशन क्या है? इट इज द टॉप सरफेस ऑफ ए लिक्विड, अनुराधा, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड हैविंग थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। हैविंग थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो कोई सर। डाउट है? नो सर। आज हमने क्या पढ़ा? सरफेस टेंशन क्या होती है, उसकी यूनिट्स, डायमेंशंस,
स्केलर है कि वेक्टर है, ये पढ़ा। सरफेस टेंशन का कारण क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से, कोहेजन, एडहेजन, ये पढ़ा। और क्या पढ़ा, अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगने वाले सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। और क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। और क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सरफेस फिल्म। अगली क्लास में सरफेस टेंशन के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।